Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, Section 83 of IPC lays down a presumption of fact, a rebuttable presumption of law, an irrebuttable presumption of fact, or a conclusive presumption of fact. IPC की धारा 83 बताती है तथ्य का अनुमान, कानून की एक खंडनीय धारणा, तथ्य की एक अकाट्य धारणा या तथ्य का एक निर्णायक अनुमान. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून की एक खंडनीय धारणा. As per Section 83 of the Indian Penal Code 1860, nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under 12 if he lacks sufficient maturity of his conduct. But Section 83 lays down the presumption of doli capex. If a child between 7 to 12 years of age has a sufficient understanding of his conduct and its consequences, then he can be made liable. However, this presumption is a rebuttable presumption. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 83 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि उसके आचरण में पर्याप्त परिपक्वता का अभाव है. लेकिन धारा 83 डोली कैपेक्स का अनुमान बताती है. यदि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को अपने आचरण और उसके परिणामों की पर्याप्त समझ है तो उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है. हालांकि यह अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a valid element required for a binding contract? Offer, acceptance, consideration और witness signature. निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्यकारी अनुबंध के लिए आवश्यक वैध तत्व नहीं है? प्रस्ताव, स्वीकृति, विचार या गवाह के हस्ताक्षर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विटनेस सिग्नेचर. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवाह के हस्ताक्षर. Section 10 of the Indian Contract Act 1872 lays down essentials of a valid contract. A valid contract has 4 major ingredients: offer, acceptance, consideration and intention to create legal relations. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 एक वैध अनुबंध की अनिवार्यता बताती है. एक वैध अनुबंध में 4 प्रमुख तत्व होते हैं: प्रस्ताव, स्वीकृति, विचार और कानूनी संबंध बनाने का इरादा. Next question is, in which of the following cases the SC has declared EWS reservation as constitutionally valid? Common Cause versus Union of India, जनहित अभियान versus Union of India, MC मेहता versus Union of India और none of the above. निम्नलिखित में से किस मामले में SC ने EWS आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है? सामान्य कारण बनाम भारत संघ, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनहित अभियान बनाम भारत संघ. The 103rd Constitutional Amendment Act provides for 10% reservations to the EWS. The constitutional validity of the 103rd Constitutional Amendment Act has been upheld by the SC by a 3:2 majority in the case of जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम EWS को 10% आरक्षण प्रदान करता है. जनहित अभियान बनाम भारत संघ के मामले में 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को SC द्वारा 3:2 बहुमत से बरकरार रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स फॉर पार्टनरशिप इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और ऑल ऑफ द अबव. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 में प्रावधान है किसी विशेष साहसिक कार्य या उपक्रम में साझेदारी, सामान्य साझेदारी, इच्छानुसार साझेदारी या उपरोक्त सभी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्टनरशिप एट विल. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इच्छानुसार साझेदारी. Section 7 of the Indian Partnership Act 1932 lays down the provisions regarding partnership at will. It states that where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 इच्छानुसार साझेदारी के संबंध में प्रावधान बताती है.
इसमें कहा गया है कि जहां साझेदारों के बीच उनकी साझेदारी की अवधि के लिए या उनकी साझेदारी के निर्धारण के लिए अनुबंध द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इच्छानुसार साझेदारी है। द लास्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन Section 53 of Transfer of Property Act 1882, Section 54 of Transfer of Property Act 1882, Section 53A of Transfer of Property Act 1882 और Section 57A of Transfer of Property Act 1882। पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत इस पर आधारित है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 57A। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज embodied in Section 53A of TPA. This section protects transferees who have taken possession of the property or made improvements based on an oral agreement or an agreement not registered as required by law. आंशिक प्रदर्शन का सिद्धांत TPA की धारा 53A में सन्निहित है। यह धारा उन हस्तांतरित लोगों की रक्षा करती है जिन्होंने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है या मौखिक समझौते या कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं किए गए समझौते के आधार पर सुधार किया है। Before we wrap up, here's a question for you. Objective theory of negligence was given by Salmond, ऑस्टिन, हॉलैंड और पोलक। लापरवाही का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सैलमंड, ऑस्टिन, हॉलैंड या पोलक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।